हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। आधुनिक काल के अंदर भारतेंदु है, भारतेंदु काल है, द्विवेदी युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है। सभी के कवि और उनकी रचनाएं और रचनाओं के भी विषय के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। चलो ज्यादा समय न लगाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्विक रिवीजन होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, कवि होंगे हमारे भारतेंदु। ठीक है, तो आपको भारतेंदु के जो समय है उसके बारे में पता चल गया। 1850 से लेकर 1900 समय तक की काल अवधि भारतेंदु काल की अवधि है। और भारतेंदु युग को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस युग को हिंदी आधुनिक साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें देश प्रेम और सामाजिक चेतना का क्या हुआ था? उदय हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी रचनाएं को बहुत ध्यान से देख लिए, हर एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतेंदु और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं से आप समझ गए होंगे कविता, जो उन्हें कविता लिखी है वो रचनाएं हैं यहाँ पर। और जो उनकी कविताओं का एक पॉइंट है कि उनमें प्रेम ज्यादा आता है उनकी कविताओं में। जैसे पहली रचना हो गई प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम असुणवर्ण। ठीक है, होली, विनय, प्रेम पचासा, मधु कुल, बकरी विलाप, ये हास्य व्यंग, और दशरथ विलाप, ये क्या है? इसकी काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद है ये भारतेंदु के क्या है? महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, कौन कौन से नाटक हैं ये अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर भारतेंदु के नाटक दिए गए हैं। तो सबसे पहला है बार दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, कंपूर मंजरी, मुद्राक्षस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? भारतेंदु के मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक हैं। उसके बाद भारतेंदु युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। जो भारतेंदु युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो इनके जो मंडल के कवि हैं, भारतेंदु युग के मंडल के कवि कौन कौन से? प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण मिश्र है, जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्ण दास है। कई बार आपसे मंडल के कवि पूछ लिए जाते हैं और ऑप्शन में से एक को नहीं देंगे, तो आपने इनके जो मंडल के कवि हैं इनको भी याद रखना है कि कौन है, कौन कौन कवि जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने राधा कृष्ण दास की 12 मासा जो रचना है और देश दशा है, इनको दोनों को ही बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो भारत में 12 मासा है आपने किस ऐसे याद रखना है, तो किसने भारत के अंदर जो 12 मासा का वर्णन किसने किया था? तो राधा कृष्ण दास जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो राधा कृष्ण दास ने किया था। देश की दशा के बारे में हमें किसने बताया था? तो राधा कृष्ण दास जी ने बताया था। उसके बाद है उसके सबसे ज्यादा जगमोहन सिंह की रचना पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है? तो श्यामलता पूछी जाती है और एक श्यामा सरोजनी पूछी जाती है। रचनाएं आपने सभी करनी है, पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बता रही हूँ। अंबिका दत्त व्यास से ये होरी रचना और सुकवि सत से ये दोनों रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। प्रताप नारायण मिश्र की आपको सभी रचनाएं याद रखनी है, पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली इनकी दो ये रचनाएं हैं, प्रेम पुष्पावली और एक तो प्रेम पुष्पावली हो गया, एक मन की लहर होगी। ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद है त्रिपताम, ये भी रचना इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। त्रिपताम किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। दंगल खंड रचना होगी, लोकोक्ति होगी, ये सभी रचनाएं भारतेंदु मंडल के कवियों की रचनाएं हैं। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास की मैंने आपको बता दी। बद्रीनारायण चौहान, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध की रचनाएं भी आपको याद रखनी है। तो जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, मयंक, महिमा, अलौकिक लीला, ये सभी रचनाएं आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद है जो भारतेंदु युग है, इसके पॉइंट के बारे में बताया गया कि इसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, तो मूल चेतना, इसकी जो मूल चेतना क्या थी, आप यहाँ पर विशेषताएं भी कर सकते हैं। तो भारतेंदु के युग के अंदर क्या था? राष्ट्रभक्ति थी, राजभक्ति का द्वंद था, सामाजिक कृतियों पर क्या किया गया था? प्रहार किया गया था। भाषा कैसी थी? कविता के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। इस पॉइंट को आप अच्छे से, इस फैक्ट को हाँ आप अच्छे से देख लेना कि कविता के लिए तो इसमें क्या होता था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। और जब गद जब गद था, गद के अंदर हमारे नाटक हो गए, कहानी होगी, ठीक है, यात्रा वृत्तांत होगी, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। विशेषता, इस युग में समस्या पूर्ति क्या थी? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपको ये पूछी जा सकती है कि भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो समस्या पूर्ति इसकी क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी एक पंक्ति पर पूरी कविता लिखना। यह लोकप्रिय थी। ठीक है, एक पंक्ति के ऊपर पूरी कविता लिखना, इसलिए क्या थी? ये लोकप्रिय थी। इसी को समस्या पूर्ति कहा जाता था। उसके बाद
बाद आ गया हमारा द्विवेदी युग। यहाँ पर द्विवेदी युग का समय देख लीजिए कि द्विवेदी युग का समय क्या दिया गया है। तो द्विवेदी युग का समय 1900 लेके 1920 तक के समय को द्विवेदी युग के समय काल अवधि माना जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो देखने के लिए आपको ये एक हेडलाइन लग रही होगी, पर इस हेडलाइन के अंदर, ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। और उसका समय क्या है? 1900 से लेके 1920 तक का है, ठीक है। और पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? मैंने अभी आपको करवाया, भारतेंदु युग को कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी का क्या किया? परिष्कार किया, ठीक है। तो उसके बाद है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण कवि हैं द्विवेदी युग के और उन सब की रचनाएं क्या हैं, इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी युग के क्या है? इनको जनक माना जाता है, ठीक है। इनकी रचनाएं आपने करनी कैसी हैं ये देख लीजिए, ठीक है। तो काव्य मंजूषा सुमन हो गई, कन्या कुब्ज हो गई, अबला विलाप हो गया, ठीक है, और देवी स्तुति शतक हो गया, ठीक है। इनको आपने करना कैसे, करने का तरीका देख लीजिए। तो आपने करना ये है कि देखो, यहाँ पर मंजू क्या है? लड़की का नाम है। सुमन क्या है? लड़की का नाम है। कन्या कुब्ज लड़की को ही बोलते हैं। अबला कौन होती है? वो भी एक औरत या लड़की ही होती है। देवी किसको बोल देते हैं? लड़की को ही बोल देते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सभी के अंदर एक लड़की या कन्या या औरत का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। ये सिर्फ कोरिलेशन करने के लिए मैंने आपको बताए हैं फैक्ट, ठीक है। यदि आपको देखो काव्य मंजूषा पूछ लिया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमन पूछ लिया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कन्या कुब्ज पूछ लिया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देवी स्तुति शतक पूछ लिया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान देख लीजिए। इन्होंने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाया था। क्या किया था इन्होंने? खड़ी बोली को किसने व्याकरण सम्मत किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 1903 में इन्होंने क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। और किसने कहा था? गांधी जी ने इनको क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था, ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, साकेत, हम साकेत को बहुत अच्छे से डीप से पढ़ चुके हैं। महाकाव्य है, इसके अंदर 12 सर्ग है। और 9वें और 10वें सर्ग के अंदर क्या है? जो उर्मिला है, इसके विरह का क्या किया गया है? विरह का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, ठीक है। 9वें और 10वें सर्ग के अंदर उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया। 12 इसके अंदर क्या है? साकेत के अंदर सर्ग है, ठीक है। और उसके बाद भारती 1912 में लिखी थी। उसके बाद यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, ये क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। भारती के कहानी ने राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। तो मैथिली शरण को कौन सी रचना के कारण उपाधि मिली? तो आपको याद रखना है कि भारती के कारण इनको राष्ट्र कवि की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। और भारती का रचना वर्ष क्या है? 1912 है, ठीक है। उसके बाद प्रिय प्रवास में आपको बार बार बताती हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। इनकी जो प्रिय प्रवास है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसका वर्ष काल भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसकी और रचनाएं देख लो क्या क्या है। वेदही वनवास है, चोखे चौपते हैं, चुभते चोखते हैं, और रस कलश है, ठीक है। रस कलश के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जो रस कलश है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रस कलश रचना है हरियोध जी की, क्या है? ये एक रीति काव्य है, ठीक है। ये आपने याद रखना, मैं दोबारा लिख देती हूँ। रस कलश क्या है? एक रीति काव्य है। एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि रीति काव्य है। और रीति काव्य होने के कारण इसमें क्या है? कविताओं के साथ साथ, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, जो रस कलश रचना है वो रीति काव्य है हरियोध जी का। और इसमें कविताओं के साथ साथ जो काव्य शास्त्र के नियम भी हैं, रस भी हैं, और नायक नायिका का भेद का वर्णन भी किया गया है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं जो रस कलश की है, तो जो हमारे रीतिकाल के कवि हैं वो नारी को क्या मानते थे? एक भोग विलास की वस्तु समझते थे। पर रस कलश के अंदर हरियोध जी ने क्या किया? जो नायिका है उसको राष्ट्र और समाज की रीढ़ की हड्डी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये फैक्ट आपने क्या करना है? याद रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं रस कलश के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। तो पथिक मिलन स्वपन मानसी, ये इनकी रचनाएं हैं। और ये सभी क्या है? ये क्या है? खंड काव्य हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये छंदवादी काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? सब छंदवादी काव्यधारा के कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। मैं आज आपको
आधुनिक काल के कवि और उनकी रचनाएं करवा रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से देख लो। उद्धव शतक क्या है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। गंगावतरण, हिंडोला और समालोचना दर्श, ये तो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि ये किसकी आलोचना है, तो ठीक है आपने याद रखना है समालोचना दर्श किसकी रचना है, जगन्नाथ रत्नाकर की है, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखते थे, ब्रजभाषा में लिखते थे, इन्होंने ब्रजभाषा में लिखते थे, ठीक है। और जो रस कलश है हरियोत जी की, मैं आपको इसकी भाषा बतानी भूल गई, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जो रस कलश है यहाँ पर मैंने आपको करवाया था, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा भी क्या है, ब्रज भाषा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने रस कलश के बारे में हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद जगन्नाथ रत्नाकर किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। इन्होंने बिहारी की टीका लिखी थी, किस नाम से लिखी हुई है, बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी हुई है। किस नाम से लिखी हुई है, बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी हुई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी फैक्ट को, पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार इनके पॉइंट्स को अच्छे से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन के हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। जो द्विवेदी युग है, इसमें क्या किया गया था, भाषा के संबंधित पॉइंट देख लीजिए। कविता और गद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को पूरी तरह स्थापित कर दिया गया था, मैं आपको समझा चुकी हूँ। काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या थी, और प्रवृत्तियों से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनकी एक प्रवृत्ति पूछी जाती है कि द्विवेदीवाद की द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी थी, इतिवृत्तात्मक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। वर्ण की प्रधानता, वर्णन की प्रधानता, ठीक है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या होता है, वर्ण की प्रधानता, देश प्रेम, नैतिकता और आदर्श पर विशेष जोर दिया गया। नारी चेतना, गुप्त जी ने साकेत और उर्मिला, साकेत में उर्मिला, यशोधरा में बुद्ध की पत्नी के उपेक्षित पात्रों, उपेक्षित जीवन की गरिमा दी थी, ठीक है। जो उपेक्षित पात्र होते हैं, जैसे उर्मिला को उपेक्षित पात्र समझा जाता है, क्योंकि जो हमारे हिंदी साहित्य के जितने भी कवि हैं, उन्होंने क्या किया, राम सीता के ऊपर तो काव्य लिख दिया, पर उर्मिला के ऊपर किसी ने नहीं लिखा गया, ठीक है। ये उपेक्षित पात्र था, तो इसके ऊपर रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त ने की। किस नाम से की, साकेत से की। और साकेत का अर्थ भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्या होता है, अयोध्या होता है। साकेत का अर्थ क्या है, अयोध्या होता है, ठीक है। और उर्मिला के विरह का वर्णन 9वें और 10वें सर्ग में किया गया है। यशोधरा में किसका वर्णन किया गया, जो यशोधरा इनकी रचना है, इसमें बुद्ध की पत्नी के उपेक्षित जीवन की गरिमा दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पार्ट है हमारा छायावाद युग, ठीक है। छायावाद युग की जो समय देख ले, 1800 लेकर 1800 तक की कालावधि है। हिंदी युग, हिंदी कविता में स्वर्ण काल नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति, इसमें क्या होती है, व्यक्तिकता होती है, ये विशेषताएं हैं इनकी। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, और इसके जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। जो छायावाद है, इसके अंदर क्या है, मानवीकरण है, रहस्यवाद है, ठीक है, आत्म अभिव्यंजना है, ठीक है। ये सभी आपने पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, ये विशेषताओं के अंदर आपसे पूछ लिए जाएं तो, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, एक पॉइंट आपका यहीं से हो गया। उसके बाद जो कमायनी है, कब इसका रचना वर्ष क्या है, 1935 है। इसमें कितने सरग हैं, 15 सरग हैं। आनंद से, चिंता से लेके आनंद तक, यह छायावाद का उपनिषद है। जो छायावाद का उपनिषद किसका रचना को कहा जाता है, कमायनी को कहा जाता है। और कमायनी के मैंने आपके सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिए। जो जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं देख लीजिए। आंसू, आंसू को हिंदी का क्या कहा जाता है, मेघदूत कहा जाता है। झरना को क्या कहा जाता है, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। लहर हो गई, चित्राधर होगी, कानन कुसुम इसकी क्या होगी, जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं होगी। उसके बाद हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अब अगले पॉइंट्स हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश कहा जाता है। ब्रह्मा किसको कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है। जो ये इनके बारे में बताया गया कि क्रांतिकारी व प्रगतिशील काव्य, इन्होंने कौन सा काव्य लिखा, क्रांतिकारी व प्रगतिशील काव्य लिखा। राम की शक्ति पूजा कालजयी रचना है इनकी। सरोज स्मृति हिंदी का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत, ठीक है। हिंदी का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है, तो वो कौन सा मान जाता है, सरोज स्मृति को मान जाता है। इनकी बेटी की मृत्यु के बाद इन्होंने ये लिखा था। अन्य काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, तुलसी दास हो गया, नए पत्ते हो गए, आराधना, अर्चना, राग, विराग, ये सभी क्या है इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत, ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, और ये क्या छायावाद के विष्णु हैं। इनकी छायावाद की जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि छायावाद की रचनाएं कौन सी हैं, प्रगतिवाद की रचनाएं कौन सी हैं, इनको फैक्ट को अच्छे से आप यहाँ पर चेक कर लेना। उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, पल्लव छायावाद का, घोषणा
घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, उपनिषद कहा जाता है कमायनी को, और छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, पल्लव को कहा जाता है, मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, गुंजन और वीणा, ठीक है, गुंजन और वीणा, ये तो आप ऐसे भी याद कर लोगे, ठीक है, जब वीणा बजाते हैं तो क्या होता है, गुंजन होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है, मन क्या करता है, उच्छ्वास करता है, ठीक है, ये सभी क्या है, हमारी छायावादी रचनाएं हैं, और किसकी हैं, तो सुमित्रानंद पंत की हैं। उसके बाद है प्रगतिवादी काव्यधाराएं कौन कौन सी हैं जो उन्होंने प्रगतिवाद में लिखी, युगांत हो गया, युगवाणी हो गया, ग्राम्य हो गया, चितंबरा हो गया, और लोकायतन हो गया, ठीक है, ये क्या है, इनकी प्रगतिवाद की रचनाएं हैं। चितंबरा पर इनको क्या मिला है, साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और कब मिला है, 1968 में मिला है, ठीक है। और लोकायतन किस पर आधारित रचना है, ये गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। उसके बाद है विशेष पंत जी को चितंबरा के लिए हिंदी, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रमुख काव्य देख लीजिए इनके कौन कौन से हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, इनको सिक्वेंस में भी याद रखना है आपने, कौन कौन सी हैं, निहार, रश्मि और नीरजा। दीपशिखा हो गया, सप्तपर्णा हो गए, सभी इसकी सप्तपर्णा को ये सभी मोस्टली क्या करते हैं, सप्तपर्णा पर इतना ध्यान नहीं देते, इसको भूल जाते हैं। आप मेरी क्लास में हैं तो इस पॉइंट को अच्छे से देखिए। सप्तपर्णा भी महादेवी वर्मा की क्या है, रचना है। इनके प्रमुख प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत का संकलन किसमें किया है, यामा में किया है। विशेष महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, ठीक है। उसके बाद एक क्विक रिवीजन हाईलाइट पॉइंट देख लिए, छायावाद के बारे में परिभाषा जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो कहा किसने था, नगेंद्र ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा, तो नगेंद्र ने कहा। प्रमुख विशेषताएं देख ली, इसमें आत्म अभिव्यक्ति है, ठीक है, मैं शैली का क्या किया गया, प्रयोग किया है। प्रकृति का संजीव मानवीकरण किया गया है। सौंदर्य और वीर्य का क्या किया गया है, अतिशय किया गया। और वीर्य का सबसे ज्यादा वर्ण किसने किया है, महादेवी वर्मा ने किया है। आगे अगला हमारा पॉइंट है प्रगतिवाद, ठीक है। प्रगतिवाद का समय क्या है, 1936 से लेकर 1943 तक के समय को प्रगतिवाद का समय माना जाता है। यह काव्यधारा राजनीति में मार्क्सवाद और साम्यवाद और साहित्य में प्रगतिवाद कहलाती है। इसमें शोषित मजदूरों, किसानों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति क्या किया गया है, आक्रोश प्रकट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि, ठीक है। प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में अच्छे से देख लीजिए। नागार्जुन, ठीक है, इनको ये क्या थे, मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे, इनको जन कवि भी कहा जाता है। इसकी सभी रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए था। युगधारा हो गई, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली होगी, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यूनिक रचना को ही हमने याद रखना है, ये तो सब कोई रख लेगा। प्रसिद्ध कविता कौन सी है, इनको बादल को गिरते देखा, इनकी कविता है। और अकाल, और उसके बाद ये इनकी क्या है, नागार्जुन जी की क्या है, कविताएं हैं, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की भी आपको सभी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, सभी इंपॉर्टेंट है। एक को भी आपने, ये नहीं है कि भी आप एक भी छोड़ दोगे, सभी रचनाएं आपने याद होनी चाहिए। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, मैंने ट्रिक के साथ भी आपको करवाया था। जब हम गंगा पर जाते हैं तो वहां क्या होते हैं, नींद, गंगा पर क्या होते हैं, बादल होते हैं, ठीक है, पहाड़ है ना, इसलिए वहां पर क्या होते हैं, बादल होते हैं। युग, या फिर हम नींद के बादल में हमने गंगा देखी, अभी कह सकते हैं कि युग की गंगा, तो नींद के बादल, नींद के जो बादल थे उसमें हमने क्या देखा, गंगा को देखा। वहां पर फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो आप इस पॉइंट को ऐसे लगा लो, वहां पर गंगा पर क्या है, गंगा के किनारे फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूलों के रंग बोलते हैं, अपूर्वा, बिल्कुल अलग ही अनुभव है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेना। शिव मंगल सिंह सुमंती का यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया था, जो शिव भगवान है, तो वो क्या, जब उनकी शादी हुई थी, मिट्टी की बारात, मतलब वो अपनी शादी में मिट्टी, मतलब राख वगैरह लगा के गए थे, ठीक है। तो वो क्या क्या हुआ था उससे, वहां पर क्या हो गया, हिलोल हो गया, जीवन के गान गाए, प्रलय सृजन। जब शिव क्या करते हैं, तो अपनी आंख खोलते हैं तीसरी, तो क्या होता है, प्रलय का सृजन होता है। तो इस प्रकार आप शिव मंगल सुमन की रचनाएं अच्छे से कर सकते हैं। त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं देख लीजिए, ठीक है। धरती और गुलाब, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, ये सभी आपने अच्छे से याद करने हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय चेतना और ओज के कवि हैं, ठीक है। इनकी कुरुक्षेत्र है, मैंने आपको बार बार कहा है कि कुरुक्षेत्र जो रचना है इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1972 में मिला था, ठीक है। हुंकार हो गया, रेणुका हो गए, नए पत्ते हो गया, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, ठीक है। सरस्वती हो गया। दिनकर जी को
उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद का संधि काल का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, नए पत्ते हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, दरबार हो गया, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अब प्रगतिवाद के बारे में पॉइंट देख लीजिए। प्रगतिवाद वो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक बौद्धिकतावाद पर आधारित है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इसकी भाषा सरल, स्पाट और आम बोलचाल की और खड़ी बोली है, ताकि आम जनता क्या है समझ सके। और नारा क्या था इसका? शोषक का नाश और शोषित का उत्थान। इसमें ईश्वर और भाग्य पर विश्वास नहीं किया जाता। उसके बाद हम प्रयोगवाद के ऊपर आते हैं, और यही क्या है हमारा लास्ट कवि और वाद है। ठीक है, कवि इसमें हम ये हमारा लास्ट प्रयोगवाद। इसके बाद हमारी क्लास क्या होगी? खत्म हो जाएगी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अगेय के द्वारा संपादित 69 सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसमें नए उपमान और प्रतीकों का क्या है? अत्यधिक बौद्धिकता का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगली इसके जो कवि हैं वो देख लीजिए, और उनकी रचनाएं अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कवि हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अगेय प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और तार सप्तक का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, आंगन के पार द्वार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1964 में मिला था, ये भी अपने याद रखना है। कितनी नाव में कितनी बार पर इसको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1978 में मिला है। दोनों को अपने अच्छे से याद रखना है। इत्यम हरिघास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा में सुबह, और अरि ओ करुणा में प्रभा में। ठीक है, ये अपने अच्छे से इनकी रचनाओं को याद रखना है। उसके बाद गजानन माधव, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक दूल। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध लंबी कविता कौन सी है? अंधेरे में है। ठीक है, और ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो इसके ब्रह्म राक्षस से तो अब भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो केवीएस एग्जाम हुआ था वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन कौन सी है? कनुप्रिया हो गया, अंधा युग क्या है इनका? गीति नाट्य है। ठीक है, और महाभारत के जो हमारा 18वें दिन का युद्ध था उस पर आधारित है, मतलब अंतिम दिन के युद्ध पर आधारित है अंधा युग। 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, इनकी सभी रचनाएं आपने याद रखनी है। और एनसीईआरटी के अंदर छाया मत छोना गिरजा कुमार की रचना कविता है। ठीक है, तो मंजीर हो गया, नाश और निर्माण हो गया, धूप के दान हो गया, शीला पंख चमकीले हो गया, ये भी अपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लेना, धूप के दान, जब भी हम दान लगाते हैं, ठीक है, उन पर धूप आती है, तो उसका क्या होता है? हम नाश नहीं करना चाहिए उसका, हमें क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। जो धूप के दान उनका नाश नहीं करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। ठीक है, शीला पंख चमकीले, जो हमारे धान होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आकर क्या बैठते हैं? चमकीले शीलालक पंख, चमकीले पंखों वाले पक्षी या फिर छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं वो आकर बैठते हैं। मंजीर, ठीक है, ये इसको आप कोरिलेट कर लेना। ये क्या है? गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, जो मैंने आपको थोड़ी ट्रिक के साथ करवा दी। भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, गीत फरोश इसकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद जो इसकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है बुनी हुई रस्सी, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चकित है दुख, हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ठीक है, ये भी क्या है? इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है क्विक रिवीजन, देख लीजिए प्रयोगवाद के बारे में। मुख्य तत्व अहमवादी व्यक्तित्व है, गौर बौद्धिकता है, भावुकता की जगह बुद्धि का प्राथमिकता दी गई है। तार सप्तक, इसमें 7 कवि सम्मिलित थे। पहला तार सप्तक कब आया था? 1943 में आया था। जो पहला तार सप्तक है उसके कवियों को देख लीजिए, क्या है? अगेय है, मुक्तिबोध है, नेमी चंद्र जैन है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे है, गिरजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा है। अगेय की प्रसिद्ध कथन राहों के अन्वेषी, तार सप्तक के कवियों ने अगेय को राहों का अन्वेषी कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तार सप्तक के कवियों ने कहा था। और जो तार सप्तक था 1943 में आया था, आप इसको ऐसे याद रखते हैं, हर एक का फर्स्ट वर्ड लेके याद करना, अराग प्रभा, ठीक है, अराग प्रभा गिने। ठीक है, इस ट्रिक के साथ आप याद कर लेना, इसको लिख लेना, आप कभी भी इसके कवियों को नहीं भूलोगे। आ से अगेय हो गया, रा से क्या हो गया? हमारा रामविलास शर्मा हो गया, गा से क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध हो गया, प्रा से क्या हो गया? हमारा प्रभाकर माचवे हो गया, बा से क्या होगा? भारत भूषण अग्रवाल हो गया, और गी से क्या हो गया? हमारा गिरजा कुमार माथुर हो गया, ना से क्या होगा? नेमी चंद्र जैन हो गया। ठीक है, सिर्फ आप अराग प्रभे गिना, इन 3 शब्द को याद कर लोगे तो आपके 1943 में जो तार सप्तक आया था इसके सभी कवियों को आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।